प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए आज चलते हैं कक्षा 10वीं के गणित में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, गणित की एक बड़ी इंटरेस्टिंग शाखा है जिसके बारे में हम जानते हैं। यद्यपि पहले की कक्षाओं में 9वीं में प्रायिकता के बारे में कुछ परिचय होता था, अब भी पहले कुछ परिचय रहता है, लेकिन आप 10वीं क्लास में प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता थोड़ा सा कुछ विस्तृत दी गई है, तो हमको उसको समझना जरूरी है। मैं आपसे बता दूं, प्रायिकता के बारे में एक दो चीजें जो मैं समझाऊंगा, अगर उसको आप नहीं समझेंगे तो फिर प्रायिकता आपके समझ में नहीं आएगी। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये क्या है भाई, ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो आइए प्रायिकता की परिभाषा से बात शुरू करते हैं। ऐसे क्रमशः चीजों को स्पष्ट करेंगे, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे। तो एक्सरसाइज में जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि उसकी थीम को हमें समझना है कि प्रायिकता है क्या और प्रायिकता कितने प्रकार की होती है, या तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रायिकता का फार्मूला कैसे बना। ये सारी चीजें पहले हम समझे, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो प्रायिकता की परिभाषा सबसे पहले आप देखें, किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। तो परिभाषा ये कहती है कि प्रायिकता का मतलब है संभावना। अब संभावना तो आप समझते हो, लेकिन यहां पर किसी घटना के घटित होने की संभावना, अब ये घटना क्या है, तो हम किन घटनाओं के बारे में बात करेंगे, यहां ये समझना है। और घटना, जहां तक मेरा मानना है, तो हम एक ही घटना को ज्यादा घटना मानते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो घटना घट गई, ठीक है। तो यहां वो घटना नहीं, ठीक है। घटना कहें, एक्सपेरिमेंट कहें, इवेंट कहें, तब हमको घटना के बारे में कुछ समझ में आता है। सबसे सरल तरीके से अगर घटना को समझना हो तो इस प्रायिकता में उस घटना की बात करी जाती है। जैसे अब सिक्के का उदाहरण लें, सबसे पहले हम उसको उदाहरण में रखते हैं, ठीक है। सिक्का आप जानते होंगे, सिक्के के एक पार में, जैसे ये सिक्का है तो इसके ऊपर अगर हेड बना है, सारनाथ का जो शेरों का चित्र बना रहता है, तो उसको हम हेड कहते हैं, और नीचे 1 रुपया लिखा रहता है, उसको हम टेल कहते हैं, ठीक है। सिक्का ये है, सिक्का आप जानते हैं। तो इधर अगर वो हेड बना हुआ है, ठीक है, ये बाघ का ऐसे 3 मुख दिखता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। लेकिन जिस ओर सिक्के में 1 रुपया लिखा रहता है, सीधा 1 रुपया लिखा रहता है, इस प्रकार से इसको हम 1 रुपया लिखा रहता है, इधर कुछ बाली वगैरह का ऐसे चिन्ह बना रहता है, तो इसको हम कहते हैं क्या, टेल। ये हेड हो गया, ये टेल। 2 पहलू हुए सिक्के में। ये सिक्का है, इसके ऊपर अगर हेड है तो नीचे टेल है, अगर कभी ऊपर टेल कर दिए तो नीचे हेड होता है। हम सिक्के से समझते हैं किसको, घटनाओं को हम सिक्के से समझते हैं। सिक्के में 2 पहलू होते हैं, ठीक है। एक सिक्के को हमने ऐसे हवा में उछाला और सिक्का नीचे गिरा, तो फिर उस सिक्के के ऊपर वाले भाग में या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो ये उछालना एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सिक्के को हमने उछाला, तो अब सिक्के के नीचे गिरने के बाद सिक्के के ऊपर या तो हेड होगा या तो टेल होगा। होगी एक चीज, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो जो घटना ये घटित हुई, तो ऊपर हेड आया, तो ये अनुकूल घटना कही गई। अनुकूल घटना की संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। लेकिन कुल घटना कितना हुई, कुल घटना उसमें 2 होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। इसको ऐसा समझें, कैसे,
अब इसमें घटना के बारे में हम समझेंगे, फिर धीरे धीरे हम जाएंगे कि संभव घटना किसे कहते हैं, निश्चित घटना किसे कहते हैं और असंभव घटना किसे कहते हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों को हम जब समझेंगे तब बात समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले हम आपको समझाते हैं क्या कि एक सिक्के को, यहां समझिएगा, एक सिक्के को एक बार उछालने पर या तो ऊपर हेड होगा या तो टेल होगा। ठीक है, या तो ऊपर हेड होगा या तो ऊपर टेल होगा। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछाले तो या तो ऊपर हेड होगा या तो ऊपर टेल होगा। तो एक सिक्के को एक बार जब हम उछाले तो कुल घटनाएं, जिसको हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि समझ लीजिए, कुल परिणाम, एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श, आपके किताब में लिखा है प्रतिदर्श समष्टि, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, वो कुल कितना होगा, ये होगा एच होगा और टी होगा। तो ये कुल कितने परिणाम है, ये कुल 2 परिणाम। कुल घटनाएं कितनी, या तो एच हो सकता है या तो टेल हो सकता है। समुच्चय आप आगे पढ़ेंगे, समुच्चय ये एस किसका प्रतीक है, प्रतिदर्श समष्टि का, जिसको सैंपलिंग कहते हैं ना। तो S बराबर एच टी, यानी कि कुल परिणाम, एक सिक्के को एक बार हम उछाले तो कुल परिणाम, यानी कि इसको अगर हम NS लिखें तो कुल परिणाम हो गए 2। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि, कुल संभावित घटनाएं कितनी होगी, 2 होगी। क्यों होगी 2? क्योंकि एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक बार हमने उछाला, इसलिए 2 की पावर 1 बराबर 2। अब धीरे धीरे इस बात को समझते चलिएगा, धीरे धीरे इसको समझना बड़ा जरूरी है। इसके बाद फिर आप 3 चीज समझ लें, पहले सिक्के की घटनाओं को समझ लें, फिर आप समझ लें डाइस की घटनाओं को, और इसके बाद ताश के पत्ते की घटनाओं को आप समझ लें, इवेंट्स को समझ लें, प्रतिदर्श समष्टि को समझ लें, अनुकूल घटना को समझ लें। इसके बाद हम सीधे चलेंगे आपके एक्सरसाइज में। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पहला, एक सिक्के को हमने एक बार उछाला तो प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल संभावित परिणाम 2 हुए, जिसको हम n माने नंबर, कुल संख्या, s प्रतिदर्श समष्टि का डिनोट है, s से सैंपलिंग से शुरू होता, तो ये 2 हुए। क्यों हुए? एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, 2 की घात 1 बराबर 2। ठीक है, दूसरा, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर अब एक सिक्कों को 2 बार उछाल रहे हैं, सिक्के में 2 पहलू होते हैं, तो यहां समझ लीजिए 2 पहलू होते हैं, 2 बार उछाल रहे हैं, तो 2 की पावर 2 बराबर ये हुआ 4। यानी कुल प्रतिदर्श समष्टि, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि NS बराबर 4 होगा। कैसे होगा वो देख लें। एक सिक्के को एक बार हम उछाले तो H आएगा या तो T आएगा। एक सिक्के को एक बार हमने उछाला तो ऊपर या तो H आएगा या तो T आएगा, यानी कुल परिणाम एक बार उछालने पर 2 होंगे। लेकिन अगर एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, दोबारा उछालेंगे, तो ये H भी हो सकता है, ये T भी हो सकता है, ये T
एच भी हो सकता है, ये टी भी हो सकता है। ठीक है, देखिएगा पहली बार उछाले तो एच होगा या तो टी होगा, अब दूसरी बार उछाले तो ये एच भी हो सकता है, ये एच टी भी हो सकता है, ये टी एच भी हो सकता है, ये टी भी हो सकता है। तो एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल कितने परिणाम हुए, आप इसको ऐसा देख लें, एस बराबर ब्रैकेट में ऐसा लिखेंगे, एच एच हो सकता है। एच एच का क्या मतलब है, एक सिक्के को उछाले तो पहली बार एच आया, फिर उछाले तो हो सकता है फिर एच आए, इसलिए ये एच एच। ठीक है, या क्या हो सकता है, या तो ऊपर एक बार एच हो सकता है या तो टी हो सकता है। ठीक है, दो बार उछाल रहे हैं इसलिए दो दो आ रहे हैं, एक बार उछाले तो एच आया, दोबारा उछाले तो एच आया। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है एक बार उछाले तो एच आया, दोबारा उछाले तो टी आया, या तो ये हो सकता है एक बार उछाले तो ऊपर टी आया, ये टी, और दोबारा उछाले तो ऊपर एच आया। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार उछाले तो टी आया, दोबारा उछाले तो हो सकता है फिर टी आ जाए। तो ये कुल कितना हुआ, 1 2 3 4, यानी कि एन एस बराबर आपका कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया 4। तो एक सिक्के को अगर हम दो बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम उसके 4 होंगे, जिसको हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, यानी कुल घटने वाली घटनाएं, यानी कुल संभावित घटनाएं कितनी, 4। अब एक चीज यहां समझ ले, एक सिक्के को चाहे दो बार उछाले या तो दो सिक्के को एक बार उछाले, कुल परिणाम प्रतिदर्श समष्टि या संभावित घटना 4 ही होगी। एक बार और सुन ले, एक सिक्के को चाहे हम दो बार उछाले तब भी कुल परिणाम 4 आएंगे, या तो एक सिक्के को दो सिक्के को चाहे हम एक बार उछाले, एक सिक्के को चाहे दो बार उछाले या कि दो सिक्के को एक बार उछाले, परिणाम कुल 4 आएगा। यहां कैसे आएगा ये समझ लीजिएगा, लिखने का ये तरीका, पहले बार उछाले तो एच होगा, दूसरी बार टी हो सकता है, फिर दूसरी बार, पहले बार अगर हम सिक्के को उछाले तो या तो ऊपर एच हो सकता है या तो टी हो सकता है, फिर दूसरी बार ये एच या तो एच हो सकता है, ये एच या तो टी हो सकता है, ये टी या तो एच हो सकता है, ये टी या तो टी हो सकता है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं पालिएगा कि ये कैसे भाई, पहले बार उछालने पर ये स्थित हो सकती है, दूसरे बार उछालने पर ये पूरी स्थित हो सकती है, इसको ऐसे गिनते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, या तो एच एच हो सकता है दोनों बार, सिक्के को एक बार उछाले तो ऊपर एच, दोबारा उछाले तो ऊपर एच, या तो या से समझिएगा सिक्के को उछालने पर पहली बार एच, दूसरी बार टी हो सकता है। ये दो दो बार उछालने की बात है, ऐसी स्थितियां बन सकती, ऐसा लिख दिए तो आपको और समझ में आना चाहिए। एक बार उछाले तो एच, दोबारा उछाले तो भी एच, एक या तो ऊपर एच या दोबारा नीचे टेल, ये समझ में आ रहा है, ये यहां समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप इसको वीडियो रोक कर आप लिखते हैं तो हमने समझाया एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम 4 होंगे, या तो ऐसा कहें दो सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम 4 होंगे, ये दोनों चीजें एक ही हैं। आइए समझाते हैं आपको इसी की तीसरी चीज। ठीक है, एक सिक्के को अगर हम 3 बार उछालेंगे तब कुल कितने परिणाम होंगे। ठीक है, या तो ऐसा कहें बच्चे कि 3 सिक्के को एक बार उछालें तो कुल कितने परिणाम होंगे।
तो ध्यान दीजिएगा, एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, तो एक सिक्के को अगर हम 3 बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम 8 होंगे। अगर एक सिक्के को हम 4 बार उछालते हैं, उछालना, तो कुल संभावित परिणाम 16 होंगे। बेस में 2 होगा, पावर में जितनी बार उछालेंगे वो होगा। क्यों? बेस में 2 इसलिए है, सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड टेल या कि चितपट। हिंदी में चितपट कहते हैं, इंग्लिश में हेड टेल कहते हैं। ठीक है, तो तीसरी हम बात बता रहे थे कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि कितना होगा, या कुल संभावित परिणाम क्या होंगे? तो मेरे भाई मैंने उत्तर में लिख दिया कि संभावित परिणाम 8 होंगे। कैसे होंगे? एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, 3 बार उछाल रहे हैं, इसलिए 2 की पावर 3। अब ये होगा कैसे, लिखेंगे कैसे, ये हम थोड़ा समझ लें। ठीक है, पहली बार हमने उछाला तो एच टी, ठीक है, ऊपर एच हो सकता है या तो टी हो सकता है। दोबारा उछाले तो एच, ये एच और ये टी हो सकता है, ये भी। इसको थोड़ा दूर रखें, नहीं तो फिर वो टी नहीं बनेगी। ये क्या हो सकता है मेरे भाई, एच हो सकता है, ये टी हो सकता है। तिबारा उछाले तो ये एच हो सकता है, ये टी हो सकता है, ये भी एच और टी हो सकता है, ये भी एच और टी हो सकता है, और ये भी एच और टी हो सकता। ऐसा टेबल बनेगा। ठीक है, अब ये 8 कैसे परिणाम हुए, तो यहां देख लें। S बराबर, पहली बार उछाले तो एच हो सकता है, दोबारा उछाले तो फिर एच हो सकता है, तिबारा उछाले तो फिर एच हो सकता है। एक घटना ये एच एच एच, दूसरी घटना एच एच टी, एच एच टी, तीसरी घटना एच टी एच, एच टी एच, चौथी घटना एच टी टी। इसको ऐसे लिखेंगे एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच टी टी, है ना। चौथा क्या हुआ, एच टी टी। ठीक है, अभी 4 इसमें टी एच एच, टी एच टी, तो टी एच एच, टी एच टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी एच, या कि टी टी टी। देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो NS कितना हो सकता है? एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम 8 हो सकते हैं, ऐसा कहें, या 3 सिक्के को 1 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम 8 ही होंगे। ये आप इसमें समझिए, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा कि अगर एक सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 8 होंगे, या तो ऐसा कहें कि 3 सिक्के को हम 1 बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम 8 ही होंगे। इसको हमको समझना है।
ठीक है, आइए अब चलते हैं दूसरे बात पर। इसको आप समझ गए होंगे, ये ट्री आप देख लीजिएगा, उसके अनुसार आप लगाएंगे। इसमें मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट बात, इसमें हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एच 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 तीनों बार एच आए, या कि दो बार एच आए, एक बार टी आए, या कि एक बार एच आए फिर टी आए फिर एच आए, ये भी क्रम से लिखा जाता है। लेकिन सबसे सरल तरीका ये है कि इस प्रकार से हम क्या बना ले, ये ट्री बना ले, एच टी, फिर हम वही लिखते हैं, यहाँ भी एच एच टी, फिर यहाँ भी एच टी। तो एक दो तीन बार हुआ, एक दो तीन बार हुआ, एक दो तीन बार हुआ, एच टी एच टी एच टी लिख दे और उसी ट्री को लिख दे। ठीक है, तो इसको आप लिखिएगा, हम मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको अभी बता रहा था कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर या दो बार उछालने पर या तीन बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, ये मैं आपको समझा रहा। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा समझना है डाइस के बारे में। डाइस कहें या पासा कहें, पासा भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में डाइस भी कहते हैं। ठीक है, डाइस कैसी बनी होती है, इस प्रकार से डाइस होती है, आप जानते हैं। इस प्रकार की डाइस कैसा होता है, घनाकार होती है, घनाकार ऐसे डाइस होती है। एक फलक में एक लिखा रहता है, एक फलक में तीन लिखा, दो लिखा रहता है, एक फलक में तीन लिखा रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से, अब इसमें वो स्पष्ट ना होगा, आप डाइस क्यूब तो जानते होंगे, हम जो क्यूब बनाते हैं तो उसमें 6 फलक होते हैं डाइस में। किसी में एक जीरो बना रहता है, एक, किसी में दो, दूसरे फलक में दो, तो उसको हमको ऐसा समझना है। फलक आप समझ रहे हैं, डाइस आप समझते होंगे, क्यूब समझते होंगे, उसमें 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो उन 6 फलकों में डाइस कैसा होता है कि वो होता है पूरी तरह से, अब जैसे देखें, ये एक फलक ये है, इसके नीचे है, और डाइस के सभी फलक बराबर होते हैं, इसके अपोजिट फलक बराबर होते, तो यहाँ एक लिखा है, मान लो यहाँ दो लिखा है, यहाँ तीन लिखा है, यहाँ चार, यहाँ पांच, यहाँ 6, तो डाइस में कुल 1 से 6 तक लिखा रहता है। ठीक है, तो अब समझिएगा डाइस, एक डाइस को, एक डाइस को, एक पासे को, पासे को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम क्या होंगे, क्या होंगे। तो जैसे मैंने आपको समझाया, सिक्के में 2 पहली होते हैं, अगर सिक्के को एक बार उछाला जाए तो 2 की घात 1 बराबर 2। उसी प्रकार से डाइस में 6 फलक होते हैं, तो डाइस को एक बार हवा में उछाला जाएगा तो उसके कुल संभावित परिणाम 6 की घात 1 बराबर 6 होंगे। ठीक है, अगर एक पासे को 2 बार उछाला जाए, 2 बार फेंका जाए, पासा फेंक कर खेलते हैं, तो एक पासे को अगर 2 बार फेंका जाए तब कुल कितने परिणाम होंगे, तो 6 की घात 2 बराबर 36 कुल परिणाम होंगे। 36 परिणाम। अब कहानी थोड़ा बदल गई, ये 36 परिणाम हम कैसे लिखते हैं, परीक्षा में कैसे लिखेंगे, ये समझना इम्पॉर्टेंट है। अब 1 2 3 4 8 7 परिणाम नहीं, कुल 36 परिणाम है।
अब आपको पता होना चाहिए एक सिक्के को जब हम एक बार उछालते हैं तो कुल 6 परिणाम होंगे, प्रतिदत समष्ट होंगे। कैसे? S बराबर, अब यह आप समझ गए, कुल परिणाम, ठीक है। तो S बराबर 1 2 3 4 5 6, पांसे में 1 से 6 तक लिखा रहता है। या तो एक फलक में एक बिंदी बनी रहेगी, एक फलक में 2 बिंदी बनी रहेगी, एक फलक में 3 बिंदी बनी रहेगी, तो हम जान जाएंगे 3 है। एक फलक में 4 बिंदी, एक फलक में 5 बिंदी, एक फलक में 6 बिंदी। ये होता है पांसे का फलक, ठीक है। तो पांसे में कुल 6 पहलू हुए, सिक्के में 2 पहलू होते थे, पांसे में कितने हुए? 6 हुए। इसलिए एक बार उछाले तो 6 की घात 1 बराबर 6। अब पांसे को अगर हम 2 बार उछाले तो 6 की घात 2 बराबर कुल 36 परिणाम। अब 36 परिणाम कैसे मेरे भाई? ठीक है, ये तो हो गया NS। अगर हम पांसे को एक बार उछाले तो कुल परिणाम 6 हुए, ठीक है। अब अगर पांसे को हम 2 बार उछाले तो कुल परिणाम कितने होंगे, ये लिखने के लिए एक तरीका, या तो पहले देखिए, एक बार उछाले तो ऊपर 1 हो सकता है, दोबारा उछाले तब भी ऊपर 1 हो सकता है। अब समझिएगा, ठीक। दोबारा या तो ऐसा हो सकता है, एक बार उछाले तो ऊपर 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है दोबारा। तो ऐसा तो हो सकता है कि ऊपर एक बार 1 रहे, एक बार 2 रहे, एक बार 1 रहे, एक बार 3 रहे, ये समझिएगा। एक बार उछाले तो ऊपर 1 आया, दोबारा उछाले तो फिर ऊपर 1 आया, एक बार उछाले तो ऊपर 1 आया, दोबारा उछाला तो 2 आया। ऐसा भी हो सकता है, एक बार उछाले तो ऊपर 1 आए, दोबारा उछाले तो ऊपर 3 आए, ठीक है। तो इस तरह से स्थिति बनती चली जा रही है। तो 1 4 1 5 1 6। अब इसको ऐसा आप लिख लें, लिखने की तरीका बता रहे हैं। आप इधर 1 2 3 4 5 6 लिख दे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 सॉरी 1 लिखा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 6 बार ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिख दे, और 6 बार ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिख दे। कैसे? देखना, 1 2 3 4 5 6। एक बार ये हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर लिख दें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखना, ऐसे इसको ब्रैकेट में कर दे, ऐसे, ठीक है, ऐसे।
यहाँ ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। ये लिखना मेरे भाई, ये कैसे लिखा जाता है परीक्षा में आ जाए तो इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये लिखना आपको आना ही चाहिए, अदरवाइज फिर आपके परीक्षा में नंबर कट जाएंगे। बहुत जरूरी है ये लिखना, ये समझना, ठीक है। अभी इसकी खासियत देखिए, अभी आपको समझाते हैं। अब आप गिन लीजिए, कुल 36 परिणाम हुए। 1 2 3 4 5 6, 6 छंग 36। कुल कितने परिणाम हुए? कुल 36 परिणाम हुए मेरे भाई। एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल 36 परिणाम है। फिर एक पासे को 3 बार उछालने पर 6 की घात 3, 6 छंग 36 छक्का। तो वो आपके सिलेबस के बाद की बात है, वहां न जाइए, इतने में 36 में रहिए, ठीक है। बहुत आगे नहीं जाना है, जितना आपके समझ में। तो ये समझ गए, ये लिखने का कुल 36 परिणाम लिखने का तरीका क्या है। आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 6 बार लिख दे, और 6 बार 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लिख दे, 36 परिणाम आपको मिल जाएगा। अब देखें, ये कहा जाए कि समान संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखें, समान संख्या 6 6 यहाँ है, 5 5 यहाँ है, 4 4 यहाँ है, 3 3 यहाँ है, 2 2 यहाँ है, 1 1 यहाँ। 12 अंकों का योग 12 हो, ऐसी कितनी घटना है? तो सिर्फ एक घटना है, 6 6 12। अंकों का योग 6 हो, ऐसी कितनी घटनाएं हैं? तो देखिए आप, अंकों का योग 6 हो तो कहां पर 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6, ऐसे कोने में चले जाइए, 1 2 3 4 5 6। तो इसके बारे में हम आगे समझेंगे, फिर प्रश्न आएंगे। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एक पासे को एक बार उछाला जाए तो कुल समष्ट प्रतिदर्श, कुल संभावित घटनाएं 6 होती हैं। एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो कुल संभावित घटनाएं 36 होती हैं। मेरी बात घटना से शुरू हुई थी, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी में घटनाएं। एक्सीडेंट को घटना भर नहीं कहते। ये घटनाएं, कुल कितनी घटनाएं हुई? 36 घटनाएं हुई। कुल संभावित घटनाएं 36 हो गई। ये आपको लिखना आना चाहिए। इसके बाद इसको रोक कर आप लिखिएगा। इसके बाद आप ताश के बारे में यदि जानते हैं तो ताश के पत्ते, प्लेइंग कार्ड से भी संबंधित प्रश्न है। लेकिन इसके पहले आइए हम आपको एक दूसरी चीज स्पष्ट कर दें, फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे धीरे धीरे और बात स्पष्ट करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्या 3 चीज। चूंकि घटनाओं की बात हो रही थी तो निश्चित घटना, संभावित घटना और असंभव घटना, 3 प्रकार की घटना हुई, ठीक है। घटना कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला, ठीक है, क्या? निश्चित घटना। निश्चित घटना, इसको समझिएगा। दूसरा, संभावित घटना। संभव घटना, संभावित घटना। और तीसरा आपको बता दूं, असंभव घटना, जो हो ही नहीं सकती। इसको समझिए, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। असंभव घटना, इसको प्रोबेबिलिटी से हम समझते हैं। पहला, निश्चित घटना, इसको समझे क्या है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फाइंड करने का फार्मूला है वो आपका फार्मूला हो गया क्या? उसको पहले हम समझ लें, फिर तब ये निश्चित घटना, संभावित घटना, असंभव घटना, ये तब समझ में आएगी।
एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक सिक्के को पहले इसको समझें तब इसको समझें तब हम समझ पाएंगे किसको, इन निश्चित घटना, संभावित घटना, असंभव घटना को तब हम समझ। एक सिक्के या कि एक पासे को इससे समझे, एक पासे को एक बार उछालने पर फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता बताइए। हम उदाहरण से समझे, प्रायिकता बताइए। ठीक है, इसी उदाहरण से हम निश्चित, संभावित और असंभव घटना बता देंगे। अभी मैंने आपको समझाया, जब हम हल करेंगे, अभी मैंने आपको समझाया कि एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभावित घटना, कुल घटना जिसको हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, कुल घटना S बराबर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि NS बराबर आपका हो गया 6। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न पूछता है सम अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो अब इसमें हम देख लें सम अंक कौन कौन है, 2 4 6। ठीक है, तो सम अंक, ठीक है, सम अंक यानी कि सम अंकों की संख्या, तो सम अंकों की संख्या जिसको हम इवेंट्स कहेंगे, घटना कहेंगे, तो वो कितने हैं, 2 4 6। तो ये NE बराबर हो गया इवेंट्स जिसको कहेंगे। ठीक है, वो तो कुल परिणाम हो गए। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम अनुकूल घटना भी कहते हैं, तो NE बराबर हो गया 3। ठीक है, समझिएगा, एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो कुल तो 6 अंक हैं, कुल तो ये हैं, लेकिन सम अंक की बात कर रहा है तो अनुकूल जो घटना पूछी गई है जिसकी बात, तो NE बराबर 3 है, 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, सम अंक आने की प्रायिकता बराबर सम अंक आने की प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम यानी NE बटे NS। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इसमें अनुकूल परिणाम NE 3 है और कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं। तो सम अंक आने की प्रायिकता हो गई 3 बटे 6, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बटे 2। तो ये संभावित घटना ये संभव है, सम अंक आना संभव है, इसलिए ये संभावित घटना। ठीक है,
1/2 सम अंक आने की संभावना है। तो ये संभावित घटना इसको हम कहेंगे। ठीक है। अगर कहा जाए कि एक पासे को एक बार उछालने पर 8 आने की क्या प्रायिकता, या कि चलिए छोड़िए 7 आने की क्या प्रायिकता है, तो मेरे भाई प्रतिदर्श समष्टि में 7 है ही नहीं, इसको हम कहेंगे असंभव घटना। ठीक है। तो ये 0 होगा। कैसे 0 होगा? 7 है ही नहीं, तो 7 आने की प्रायिकता हम 0/6 लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 0। चूंकि 7 क्या है? 0 है। 7 है ही नहीं मतलब 0 है, तो 0 अनुकूल परिणाम की संख्या 0 है, 7 है ही नहीं मतलब 0 है, तो 7 आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इसमें अनुकूल परिणाम 0 है, तो 0/6 बराबर 0। तो कहने का मतलब ये कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती। अब आ जाइए निश्चित घटना क्या। ठीक है। निश्चित घटना क्या है? निश्चित घटना को दूसरे उदाहरण से समझें। ठीक है। निश्चित घटना को इसको मिटा देते हैं, निश्चित घटना को दूसरे उदाहरण से समझते हैं। इससे भी आप समझ लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या है? 0 है। अभी संभावित घटना की प्रायिकता 1/2 आई थी, यानी 0 से कम। अब निश्चित घटना की प्रायिकता देख लेते हैं। अब मान लीजिए एक ये बैग है, ये बैग, इस बैग में 3, 4, 5 जो भी ले लें, मान लेते हैं 4 ये लाल गेंद हैं एक साइज की। एक बैग है, ठीक है, इसमें 4 लाल गेंदे हैं। एक व्यक्ति आंख मूंद कर एक गेंद निकालता है। ठीक है। अब प्रश्न किया जाए कि एक बैग में 4 लाल गेंद है और एक व्यक्ति एक गेंद निकालता है, तो बताओ लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता। तो अब मेरे भाई यहाँ NS, अब आप समझ गए होंगे NS कुल कितने हैं? 4। लाल गेंद कुल कितने हैं? 4। अनुकूल परिणामों की संख्या 1 से मतलब नहीं है, चूंकि चारों लाल हैं इसलिए यहां NE भी 4 होगा। ठीक है। इसलिए एक लाल गेंद आने की प्रायिकता PE बराबर NE/NS। तो मेरे भाई यहाँ NE भी 4 है, NS भी 4 है, तो 4 4 कट गया, 1 आया। NE निश्चित घटना कहते हैं 1। ठीक है। मेरे भाई उस बैग में चारों लाल गेंद ही थी। एक व्यक्ति एक गेंद निकालता है और प्रश्न कहता है लाल गेंद, एक लाल गेंद नहीं, लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता है। तो लाल तो 4 है, तो निश्चित है कि लाल ही निकलेगा। ठीक है। तो यहां पर प्रतिदर्श समष्टि भी 4 होगा और अनुकूल घटना भी 4 होगी, चूंकि चारों लाल गेंद है, दूसरे प्रकार की गेंद है ही नहीं। तो इसको ओरली वैसा समझ सकते हैं, चूंकि बैग में चारों लाल गेंद है तो चाहे जितनी गेंद निकाले लाल ही आएगी। तो इसको कहते हैं निश्चित घटना, और निश्चित घटना 1 होती। ठीक है, उसका वैल्यू 1 होती।
तो कुल मिला के हम कह सकते हैं, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमको एक फार्मूला मिला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, किसी घटना के घटित होने की संभावना, इज लेस देन इक्वल 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल 1। क्या छोटा या बराबर है 0 के, बड़ा या बराबर है किसी घटना के घटित होने की संभावना, उल्टा लिख दिए, बड़ा है बराबर है 0 और छोटा है या कि बराबर है 1, उल्टा लिख दिए थे। ठीक है, किसी घटना के घटित होने की संभावना 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगी, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होगी। किसी घटना के घटित होने की संभावना, एनी प्रोबेबिलिटी किसी घटना की 0 और 1 के बीच होगी, या तो 0 होगी तो असंभव घटना हो जाएगी, या तो 1 होगी तो वो निश्चित घटना हो जाएगी, तब वो प्रोबेबिलिटी नहीं रह जाएगी। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच होती है, इसलिए यहाँ ये 1/2 आया, जो कि 0 और 1 के बीच में है 0.5। तो ये फार्मूला क्या मिला, किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। क्यों? अगर 0 हो गई तो वो असंभव घटना है, 1 हो गई तो वो निश्चित घटना है, वो प्रोबेबिलिटी रह ही नहीं जाएगी। ये बात समझ में आई? तो इस तरह से हमने आपको बताना का प्रयास किया। निश्चित घटना 1, संभावित घटना 1/2, यानी 1 से छोटा, और असंभव घटना 0, तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच हमेशा होती है। इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी घटना के घटित होने की संभावना बड़ा है बराबर है 0 के, छोटा है बराबर है 1 के, यानी 0 और 1 के बीच होती है। इसको मिटा दूं। तो बच्चों, मानना है मेरा ये कि कुछ आपके बात समझ में आई होगी। अब हम चलेंगे अगले वीडियो में सीधे एक्सरसाइज में, और धीरे धीरे आपके वो बातें समझ में आएगी। फिर किसी दिन मैंने आज डाइस के बारे में बता दिया, फिर इसके बाद एक्सरसाइज में हम चलेंगे, और एक्सरसाइज के बाद धीरे से हम किसी दिन ताश के पत्ते के बारे में समझाएंगे। ताश के बारे में लोगों की धारणा गलत है कि भाई ताश खेलना गलत है, लेकिन ये गणित में है भाई उदाहरण के रूप में, तो उसके बारे में समझाएंगे। तो मेरा मानना है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा, और मेरे इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा। तो आज बस इतना ही। प्लीज़ मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।